कभी कभी ना रात के उस सन्नाटे में जब कमरे की सारी बत्तियां बुझ चुकी होती हैं। हाँ, और इंसान बस छत को घूर रहा होता है। बिल्कुल। और सीने में ना एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ बहुत भारी दबा हुआ है जो मतलब सांस नहीं लेने दे रहा। और सबसे अजीब बात यह है कि ये कोई मेडिकल समस्या नहीं है, ये किसी बीमारी का लक्षण भी नहीं है। देखिए, ये भारीपन दरअसल उस क्षमता की लाश का बोझ है जिसका हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। उफ, ये बहुत गहरी बात कह दी आपने। मतलब ये उन दबे हुए सपनों का, उन अधूरे कामों का वजन है, जब अंदर से एक आवाज चीख कर कह रही होती है कि हम अपनी असली काबिलियत का 10% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एकदम सही। और दिलचस्प बात यह है कि इंसान इस एहसास को बहुत अच्छे से पहचानता है, पर फिर भी वो अगले दिन उठकर वही पुरानी दिनचर्या दोहराता है। हाँ, और यहीं से हमारी आज की ये गहन चर्चा शुरू होती है। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो इसी भारीपन और इस इंसानी फितरत की बिल्कुल जड़ तक जाता है। जी। हम YouTube चैनल बुकट्यूबर हिंदी के एक बेहद दिलचस्प विश्लेषण पर चर्चा कर रहे हैं जो डेविड गॉगिन्स के कड़े उसूलों और उनके जीवन के नजरिए को डिकोड करता है। लेकिन मैं श्रोताओं को एक बात शुरू में ही स्पष्ट कर दूं, ये कोई आम सकारात्मक सोच वाली या मोटिवेशनल चर्चा नहीं है जहां हम कहेंगे कि बस खुद पर विश्वास रखो और सब ठीक हो जाएगा। अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि हम इसे न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के चश्मे से देखने वाले हैं। हाँ। हमारा मिशन ये समझना है कि हमारा अपना दिमाग, जिसे हम अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, वो असल में हमें कैसे धोखा देता है। मतलब इंसान की सबसे बड़ी बीमारी खुद को झूठा दिलासा देना और मुश्किल कामों को कल पर टालना है। एकदम। हम ये समझेंगे कि कैसे कोई भी इंसान अपनी बायोलॉजिकल और मानसिक सीमाओं को तोड़कर एक बिल्कुल नई पहचान को जन्म दे सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दलदल के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है मेरे। हाँ, पूछिए। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के सबसे निचले, सबसे अंधेरे और हताश स्तर पर होता है, जहां से बाहर निकलने की कोई किरण नहीं दिख रही होती, तो वो बदलाव का वो पहला कदम उठाता कैसे? स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही भयानक सच का सामना करने की बात कही गई है। भयानक सच मतलब क्या? उस भयानक सच को समझने के लिए ना हमें उस कहानी में जाना होगा जो इस स्रोत का केंद्र है। कल्पना कीजिए एक 24 साल के युवा की। उसका वजन 135 किलो के पार जा चुका है। बाप रे, 135 किलो? हाँ, उसके जीवन में ना कोई दिशा है, ना कोई उम्मीद। वो पानी के डर की वजह से एयरफोर्स की पैरा रेस्क्यू ट्रेनिंग से भाग चुका है। और अब वो कर क्या रहा है? वो रात के अंधेरे में रेस्टोरेंट और सीलन भरे गोदामों में जहरीले केमिकल छिड़क कर कॉकरोच और चूहे मारने का काम करता है। मतलब वो अपनी असलियत से, समाज से और सबसे बड़ी बात खुद से छिपने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। रात की नौकरी शायद इसलिए ताकि दिन के उजाले में उसे किसी से नजरें न मिलानी पड़े। एकदम सही कह रहे हैं आप। वो इंसान अपने दर्द और अपनी नाकामियों को सुन कर रहा था, लेकिन फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी पूरी साइकोलॉजी को झकझोर कर रख दिया। क्या हुआ उस रात? वो एक बदबूदार और सीलन भरे स्टोरेज रूम में सफाई कर रहा था। वहां एक पुरानी लकड़ी की रैक थी। जैसे ही उसने उस रैक को हिलाया, अचानक हजारों कॉकरोचों की एक पूरी कॉलोनी एक काले झरने की तरह सीधे उसके ऊपर आ गिरी। अरे यार, कितना घिनौना है ये। वो कीड़े उसके चेहरे पर, उसकी शर्ट के अंदर घुस गए। वो बदबू, वो चिपचिपापन, वो घिनौना एहसास। वो इंसान बदहवास होकर वहां से भागा और बाहर जमीन पर गिर गया। चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं तो ये उस वीडियो गेम के आखिरी लेवल जैसा है जहां खिलाड़ी के पास कोई हथियार नहीं बचा है। हाँ, एकदम। मतलब उसकी सारी हेल्थ खत्म हो चुकी है, शील्ड टूट चुकी है और उसे खाली हाथ सबसे बड़े और खूंखार विलन का सामना करना है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, आखिर इसी चिपचिपे और घिनौने पल ने सब कुछ क्यों बदल दिया? वो घर जाता, आधा घंटा गर्म पानी से नहाता, कपड़े बदलता और अगले दिन फिर उसी रूटीन में वापस चला जाता। इंसान की तो फितरत ही भूलने की होती है ना। वो भूल सकता था और शायद पहले कई बार उसने ऐसा किया भी होगा, लेकिन उस रात उस अंधेरे में एक मनोवैज्ञानिक विस्फोट हुआ, एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लोजन। साइकोलॉजिकल एक्सप्लोजन? हाँ, उस पल में उसे सिर्फ उन कॉकरोचों से घिन नहीं आ रही थी, और उसे अपनी उस सड़ी हुई जिंदगी से, अपने उस 135 किलो के शरीर से और अपनी कायरता से घिन आ रही थी। अच्छा। स्रोत के अनुसार उस रात उसने एक बहुत कड़वा सच स्वीकार किया। उसने अपने खराब हालात के लिए अपने उस पिता को दोष देना बंद कर दिया जिसने बचपन में उसे पीटा था। उसने अपनी अधूरी शिक्षा या समाज को कोसना बंद कर दिया। उसने खुद से कहा कि मैं खुद अपनी इस बर्बाद जिंदगी का क्रिएटर हूँ। मैं भागता रहा हूँ और मैंने हमेशा सबसे आसान रास्ता चुना है। बिल्कुल यार, ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ना ठीक इसका उल्टा करते हैं। बिल्कुल, हम हर चीज का बहाना ढूंढते हैं। हम फोकस या टाइम मैनेजमेंट को अपनी समस्या बताते हैं। हम नई नई ऐप्स डाउनलोड करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं और सोचते हैं कि बस कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। हाँ, कल से पक्का करूंगा वाला एटीट्यूड। लेकिन स्रोत के हिसाब से असली समस्या टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं। असली समस्या ये है कि हम आईने के सामने नंगे सच के साथ खड़े होने से डरते हैं। एकदम सही। हम मानने से डरते हैं कि हमारा शरीर भारी हो चुका है, बैंक में पैसे नहीं है और हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और देखिए, जब तक इंसान अपनी वास्तविकता को ढकता रहता है ना, उस पे झूठे दिलासों का पर्दा डालता रहता है, तब तक वो बदलाव की पहली ईंट भी नहीं रख सकता। सही बात है। जो इंसान अपनी बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो सर्जरी के टेबल पर कैसे लेटेगा? बिल्कुल नहीं लेटेगा। जिस पल इंसान बिना किसी बहाने के अपनी उस भयानक वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, उसी सेकंड परिस्थिति को बदलने की ताकत उसके हाथ में वापस आ जाती है। ये पहला और सबसे क्रूर कदम है। तो मतलब अपनी सच्चाई को स्वीकार करना तो पहला कदम है। लेकिन मान लीजिए किसी ने आईने के सामने खड़े होकर ये सच स्वीकार कर भी लिया। हाँ। लेकिन जब अगले दिन वो वास्तव में कोई मुश्किल काम करने जाता है, जैसे सुबह अलार्म बजने पे रजाई से बाहर निकलना या कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना जिससे उसे डर लगता है,
तो अचानक हमारा शरीर और हमारा दिमाग लकवाग्रस्त क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों लगता है जैसे दिमाग के अंदर कोई खतरे का सायरन बज रहा हो और वो हमें वापस उसी कंफर्ट जोन में खींच लेना चाहता है? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसका जवाब किसी मोटिवेशनल किताब में नहीं बल्कि न्यूरो साइंस में छुपा है। न्यूरो साइंस? अच्छा। हमारे दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच एक हिस्सा होता है जिसे एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स या AMCC कहते हैं। AMCC? जी, स्रोत बताता है कि ये AMCC असल में हमारी इच्छा शक्ति, हमारे विल पावर का बायोलॉजिकल इंजन है। थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए ना, ये इंजन काम कैसे करता है? न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब हम अपनी मर्जी से वो काम करते हैं जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, मतलब मुश्किल काम? हाँ, यानी जब हम जानबूझकर दर्द, मुश्किल और फ्रिक्शन को गले लगाते हैं तो दिमाग का ये AMCC हिस्सा शारीरिक रूप से बड़ा होता है, इसका आकार बढ़ता है। अरे वाह! जो बड़े एथलीट्स होते हैं जो अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करते हैं, उनका AMCC बहुत विकसित होता है। और जो लोग काम टालते हैं उनका क्या? इसके उलट जो लोग लगातार काम टालते हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या जो कहते हैं कि डाइटिंग मंडे से शुरू करेंगे, उनका AMCC धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। ये तो बहुत ही अजीब बात है यार। मतलब इच्छा शक्ति कोई हवाई विचार नहीं है, बल्कि शरीर की एक मांसपेशी, एक बायोलॉजिकल मसल की तरह है, जिसे जिम में ट्रेन किया जा सकता है। बिल्कुल, एकदम मसल की तरह ही है। और अगर हम इसे ट्रेन नहीं करते तो हमारा दिमाग हावी हो जाता है। मुझे तो हमारा ये कमजोर दिमाग ना एक ओवर प्रोटेक्टिव माता पिता की तरह लगता है। हाँ, सही कह रहे हैं। जो हमें हमेशा एक आरामदेह सोफे पर सुरक्षित बैठाए रखना चाहता है। और मजे की बात देखिए, हमारा दिमाग अचानक से आइंस्टाइन बन जाता है जब उसे कोई मुश्किल काम टालना होता है। वो इतने लॉजिकल बहाने देता है कि हम हैरान रह जाते हैं। बिल्कुल, जैसे अरे आज तो मौसम में नमी ज्यादा है, दौड़ने गए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, या पूरा हफ्ता काम किया है, संडे को एक चीट डे तो बनता है, मेंटल हेल्थ भी तो कोई चीज है। हाँ, दिमाग बहुत बड़ा वकील है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करने वाली है वो ये है कि 99% लोग इन बहानों को अपनी खुद की इनर वॉइस या अपनी अंतरात्मा की आवाज मान लेते हैं। अरे हाँ, उन्हें लगता है कि ये उनका शरीर है जो उन्हें सही सलाह दे रहा है, जबकि वास्तव में ये सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये उस सिकड़े हुए AMCC और कमजोर दिमाग का ऊर्जा बचाने का एक तरीका है जो असल में इंसान के भविष्य को दीमक की तरह खा रहा होता है। तो ऐसे में इंसान करे क्या? मतलब जब दिमाग ये चालाकी कर रहा हो तो उसे कैसे हराया जाए? स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद कारगर तरीका बताया गया है। क्या तरीका है? जब दिमाग आपको लॉजिक दे, आपको डराए या बहाने बनाए कि ये मत करो, बहुत दर्द होगा, तो गॉगन्स की सलाह है कि एक साइकोपैथ की तरह स्माइल करो। साइकोपैथ की तरह? हाँ, और दिमाग से कहो रॉजर दैट, यानी मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है कि आगे खतरा है, लेकिन मैं जानबूझकर वही काम करूंगा जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है। एक मिनट, दर्द या आलस के बीच मुस्कुराना, जब इंसान अंदर से टूट रहा हो तब ये बनावटी हंसी कैसे मदद कर सकती है? मैं समझाती हूँ। ये कोई साधारण हंसी नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल हैक है। अच्छा? जब आप डर, घबराहट या आलस की चरम सीमा पर मुस्कुराते हैं तो दिमाग का वो जो नेगेटिव लूप चल रहा होता है ना, वो अचानक टूट जाता है। ओहो। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि खतरे का सायरन बज रहा है, फिर भी इंसान खुश क्यों हो रहा है। इस कंफ्यूजन के नतीजे में शरीर में हाई एड्रेनलिन रिलीज होता है। तो मतलब वो एड्रेनलिन रश काम आता है? बिल्कुल। स्रोत के डेटा के अनुसार इस एड्रेनलिन रश के कारण इंसान के फोकस करने की क्षमता तुरंत 120% तक बढ़ जाती है। वाह, 120%? फिर वो दर्द आपको रोकने वाली दीवार नहीं रहता, वो आगे बढ़ने का दरवाजा बन जाता है। खुद के दिमाग से लड़ना तो समझ आ गया, लेकिन कहानी में ना एक और विलन है। वो क्या? जब हम अपने दिमाग से ये भयंकर लड़ाई लड़ रहे होते हैं, पसीना बहा रहे होते हैं, अपना AMCC बड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और तभी हमें कोई दूसरा इंसान बिना किसी खास मेहनत के सफल होता हुआ दिखता है। मतलब किसी की रातों रात लॉटरी लग गई या कोई अपने पिता के पैसे से बिजनेस चला रहा है, तो अंदर एक अजीब सी जलन पैदा होती है यार। हाँ, वो तो है। ये भावना इंसान को कैसे बर्बाद करती है? ये स्रोत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे विक्टिम माइंडसेट को मारना कहा गया है, यानी तीसरा नियम। जब कोई इंसान दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखता है और खुद संघर्ष कर रहा होता है तो अंदर एक जहर पैदा होता है, और हमारा वही कमजोर मन जिसके बारे में हमने अभी बात की तुरंत एक नया सुरक्षा कवच ढूंढ लाता है। हाँ, हम तुरंत कहने लगते हैं, अरे इसकी तो किस्मत अच्छी है, या ये तो नेपोटिज्म का फायदा उठा रहा है। बिल्कुल। या फिर इसके पास तो पहले से ही सब कुछ था। ये सोच हम सबको बहुत नॉर्मल लगती है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन स्रोत में बताया गया है कि ये सोच हमारे लॉ ऑफ एक्शन यानी कर्म के सिद्धांत को जड़ से खत्म कर देती है। वो इसलिए क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हर समय हमारी बातें सुन रहा होता है। अच्छा, वो हमेशा एक्टिव रहता है? जी। जैसे हम किसी की सफलता को किस्मत या शॉर्टकट का नाम देते हैं ना, हम अनजाने में अपने दिमाग को ये मैसेज भेज रहे होते हैं कि कड़ी मेहनत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सफलता तो किस्मत से मिलती है। ये तो बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। जब दिमाग ये मान लेता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है ही नहीं, तो वो प्रयास करना ही बंद कर देता है। सही बात है। इसीलिए स्रोत ये कड़ी सलाह देता है कि दूसरों की सफलता को अपनी ईगो को बचाने की ढाल मत बनाओ, इसके बजाय उस सफलता को ईंधन बनाओ। ये सोचो कि अगर एक इंसान ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यहीं से बात आती है दर्द को अपना हथियार बनाने की, मतलब चौथा नियम। बिल्कुल। स्रोत में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कंफर्ट जोन कोई आराम की जगह नहीं है, बल्कि यह वो कब्रिस्तान है जहां इंसान की सबसे बड़ी संभावनाएं दफन होती हैं। बिल्कुल। आसान जीवन जीना दरअसल मानसिक रूप से सबसे मुश्किल होता है। वो कैसे? देखिए, जब कोई इंसान बस सोफे पर पड़ा मोबाइल चला रहा होता है तो बाहर से वो आराम में दिखता है, लेकिन अंदर जो घुटन, जो एंग्जाइटी और बेचैनी होती है ना, वो दरअसल उस इंसान की असली क्षमता की आवाज है जो बाहर आना चाहती है। ये बहुत सही पॉइंट है। आपने शुरू में न्यूरोसाइंस का जिक्र किया था। स्रोत में डॉक्टर जो डिस्पेंसा की रिसर्च का भी हवाला दिया गया है। हाँ। जब कोई इंसान अपनी पुरानी आलसी पहचान को तोड़ता है
और इस दर्द को अपनाता है, तो बायोलॉजिकल लेवल पर दिमाग में क्या बदलाव आते हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा के अध्ययन बताते हैं कि जब इंसान अपनी पुरानी कमजोर पर्सनैलिटी को मारता है और अपने बरसों पुराने मानसिक पैटर्न्स को तोड़ता है तो उसके ब्रेन में सुपर गामा वेव पैटर्न्स बनने लगते हैं। ये सुपर गामा वेव क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पुराने कंप्यूटर के प्रोसेसर को अचानक ओवरक्लॉक कर दिया गया हो है, लेकिन जब ये गामा वेव्स पैदा होती हैं तो दिमाग की सारी बत्तियां एक साथ जल उठती हैं। वाओ। दिमाग का हर हिस्सा एक ही फ्रीक्वेंसी पर सिंक्रोनाइज हो जाता है। इंसान एक फ्लो स्टेट या पीक परफॉर्मेंस की स्थिति में आ जाता है। उसे थकान महसूस नहीं होती, उसका विजन एकदम क्लियर हो जाता है और वो अपने पुराने दर्द और संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। पर यार एक बात सोचिए जी, ये सुनने में और विज्ञान के नजरिए से बहुत अच्छा लगता है कि दर्द को अपना लो, हर दिन खुद को शून्य पर लाओ, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये संभव है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मान लीजिए किसी ने आज 14 घंटे काम किया, अपने सारे टारगेट पूरे किए, क्या अगले दिन वो इंसान खुद की पीठ थपथपाकर थोड़ा आराम नहीं कर सकता? हर दिन जीरो से शुरुआत करना और दर्द को गले लगाना, क्या ये मेंटली बहुत ज्यादा थका देने वाला नहीं है? इंसान आखिर मशीन तो नहीं है ना? देखिए, ये शंका बहुत स्वाभाविक है और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन ये थका देने वाला तब लगता है जब हमारा नजरिया दर्द से बचने का होता है। मतलब? जब हम कोई काम इसलिए कर रहे होते ताकि जल्दी से काम खत्म हो और हम आराम कर सकें। हाँ, अक्सर लोग यही करते हैं। लेकिन स्रोत का पूरा जोर इस बात पर है कि दर्द को दुश्मन मानना बंद करना होगा। जब कोई इंसान कोई बहुत मुश्किल काम कर रहा होता है और वो ये विजुअलाइज करता है कि मेरी सांसें फूल रही हैं, मेरे पैरों में दर्द है, लेकिन मैं इस दर्द को एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, तो नजरिया बदलना है। बिल्कुल, तब वो दर्द उसकी ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। दर्द उसका ट्रेनिंग पार्टनर बन जाता है और जब दर्द से भागने की इच्छा ही खत्म हो जाए तो थकान का कॉन्सेप्ट पूरी तरह बदल जाता है। तो इंसान रुकता नहीं है? एकदम, तब इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। लेकिन यार ये सब रातों रात तो नहीं हो सकता ना। हमने विज्ञान समझ लिया, माइंडसेट की बात कर ली, एमसी इंजन को भी समझ लिया। हाँ, लेकिन हम इंसान हैं, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम मोटिवेशन का कोई वीडियो देखते हैं, 10 मिनट के लिए हमारे अंदर आग लगती है, डोपामाइन का रश आता है और जैसे ही हम यूट्यूब बंद करते हैं हम वापस उसी सोफे पर पड़े होते हैं। ये तो घर घर की कहानी है। हाँ, तो फिर इस बायोलॉजिकल और मानसिक बदलाव को एक दिनचर्या में जिंदगी भर के लिए पक्का कैसे किया जाए? और यहीं पर हम स्रोत के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, जिसे आइडेंटिटी डेथ यानी पुरानी पहचान की मौत कहा गया है। आइडेंटिटी डेथ? स्रोत में महान दार्शनिक सुकरात का एक बहुत ही गहरा उदाहरण दिया गया है। उन्होंने कहा था कि एक इंसान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती कि वो बूढ़ा हो जाए और कभी अपनी उस शारीरिक और मानसिक ताकत को ना देख पाए जिसके लिए उसका शरीर बना था। ये लाइन सच में इंसान को अंदर तक हिला देती है। ये इसलिए हिलाती है क्योंकि ये हमारी उस झूठी पहचान पर वार करती है जिसे हमने सालों से पाल रखा है। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट करता है कि असली समस्या समय की कमी या टाइम मैनेजमेंट नहीं है। असली समस्या वो पुरानी आइडेंटिटी है, वो पुरानी कहानी है जो हम खुद को सुनाते आए हैं। जैसे कि मैं तो ऐसा ही हूँ, या मुझसे सुबह नहीं उठा जाता। हाँ, या मेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता। जब तक ये पुरानी पहचान पूरी तरह से मरेगी नहीं, नई पहचान जन्म नहीं ले सकती। और इसी पुरानी पहचान को मारने के लिए ना स्रोत में एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान की बात की गई है। वो क्या है? बुकट्यूबर हिंदी द्वारा बनाई गई डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस प्लेबुक का जिक्र आता है। मैं श्रोताओं को बता दूं कि ये कोई हवाई बातें या सुबह उठकर शीशे के सामने दोहराने वाले पॉजिटिव कोट्स का कलेक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 50 प्रैक्टिकल स्टेप्स का एक ब्लूप्रिंट है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस प्लेबुक को एक बहुत बड़े हथौड़े की तरह देखता हूं। हथौड़ा? कैसे? वो हथौड़ा जिसका काम है समाज, माता पिता और हमारे आसपास के उन लोगों द्वारा हमारे दिमाग में डाले गए लिमिटिंग बिलीफ्स को चकनाचूर करना। हाँ, जो हमें रोकते हैं। वो बातें जो हमें बचपन से बताई गई हैं कि तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है या तुम ये नहीं कर सकते। ये प्लेबुक उन सबको जड़ से उखाड़ फेंकने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। बहुत सही कहा आपने। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो ये सब डोपामाइन साइकिल को रीवायर करने का खेल है। वो कैसे काम करता है? सच्चा बदलाव सिर्फ तब आता है जब इंसान का दिमाग अपनी डोपामाइन की भूख को बदल देता है। आज एक आम इंसान की क्या स्थिति है? उसे खुशी या डोपामाइन कहाँ से मिलता है? फोन से। हाँ, घंटों तक रील स्वाइप करने से, जंक फूड खाने से या वेब सीरीज देखने से। ये सस्ता डोपामाइन उसे अंदर से खोखला कर रहा है। मतलब हम बिना मेहनत किए अपने दिमाग को इनाम दे रहे हैं? एकदम सही। लेकिन जब ये पुरानी आइडेंटिटी टूटती है और इंसान उस 50 स्टेप्स वाले डिसिप्लिन से गुजरता है तो उसका दिमाग बदल जाता है। उसे अब खाली बैठे रहने में घुटन होती है। उसे अब अपने गोल्स पूरे करने से, उस दर्द से और उस मुश्किल काम को खत्म करने के बाद जो पसीना आता है ना, उससे डोपामाइन मिलने लगता है। ओहो, मतलब दर्द में मजा आने लगता है। हाँ, उसका दिमाग कड़ी मेहनत को एक गेम की तरह एंजॉय करने लगता है। जिस दिन इंसान के दिमाग की वायरिंग इस तरह बदल जाए, उसे फिर किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा और जीवन बदल देने वाला शिफ्ट है। अब चर्चा को अंत की ओर ले जाते हुए मैं स्रोत में दिए गए एक बहुत ही भयानक विजन का जिक्र करना चाहूंगा। जी बताइए। ये विजन ये दिखाता है कि अगर किसी ने आज अभी बदलाव नहीं किया और अपनी उसी आरामदायक आदतों में जकड़ा रहा तो परिणाम क्या होगा? वो एक ऐसा विजन है जो किसी भी इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे इंसान की जो आज कोई फैसला नहीं लेता और अपने उसी कंफर्ट जोन में बना रहता है। आज से 10 साल बीत चुके हैं। उस इंसान की उम्र 35 या 40 साल हो गई है। वो आज भी उसी सोफे पर बैठा उसी मोबाइल स्क्रीन को घूर रहा है। बिल्कुल। उसके सिर के बाल झड़ चुके हैं, उसका शरीर कई तरह की बीमारियों का घर बन चुका है, बैंक अकाउंट आज भी खाली है और वो दोस्त जो कल तक उसके साथ बैठकर टाइम पास करते थे वे जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं। हाँ, और अब वे बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और शायद उसे इग्नोर भी करने लगे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस इंसान के पास दुनिया को देने के लिए या खुद को समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बहाने बचे हैं। स्रोत कहता है
कि उस वक्त सीने में जो दर्द होगा, जो पछतावा या रिग्रेट होगा, वो किसी कैंसर की बीमारी से भी ज्यादा भयानक होगा। सच में? वो पछतावा उस इंसान को हर दिन अंदर ही अंदर जिंदा खा जाएगा कि काश मैंने उस दिन वो मुश्किल रास्ता चुन लिया होता। यार ये सच में बहुत डरावना है यार। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके ठीक विपरीत एक दूसरा विकल्प भी हमेशा मौजूद रहता है। बिल्कुल मौजूद है, और वो विकल्प है आज इसी सेकंड अपने जीवन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना, उस काम को चुनना जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उस डर के पार ही वो इंसान खड़ा है जो आप बन सकते हैं। एकदम सही बात है। क्योंकि एक बात तो तय है, दुनिया को, समाज को और समय को हमारी कहानियों और हमारे बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बहाने चाहे कितने भी लॉजिकल, कितने भी सच्चे क्यों ना हो, वे हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस या हमारे शरीर की बीमारियां नहीं बदल सकते। ये एकदम सटीक बात है। और इन सब बातों पर गहराई से विचार करने के बाद ना, मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल आ रहा है जो स्रोत की इन वैज्ञानिक बातों से ही निकला है। अच्छा, लेकिन ये हमें भविष्य की एक बहुत ही अलग और थोड़ी डरावनी दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। वो सवाल क्या है? हमने विज्ञान के नजरिए से देखा कि हमारा AMCC, दिमाग का वो हिस्सा जो हमें मुश्किल काम करने की ताकत देता है, हमारी इच्छा शक्ति का बायोलॉजिकल इंजन है, वो दर्द और संघर्ष से शारीरिक रूप से बड़ा होता है। उसे बढ़ने के लिए चुनौती चाहिए। हाँ, ये हमने डिस्कस किया। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या हमारी आज की ये आधुनिक दुनिया हमारे खिलाफ काम कर रही है? कैसे? आज मनपसंद खाना सिर्फ एक क्लिक दूर है। हर तरह की जानकारी बिना दिमाग पर जोर डाले मिल जाती है। घंटों तक बिना किसी शारीरिक या मानसिक चुनौती के रील स्वाइप करना हमारी दिनचर्या बन चुकी है। बात तो सही है। तो क्या सुविधा और आराम की ये दुनिया हमारे दिमाग के उस AMCC इंजन को जैविक रूप से, मतलब बायोलॉजिकली, सिकोड़ रही है? यार ये सच में झकझोर देने वाला विचार है। क्या ऐसा तो नहीं कि सुविधा और आराम की ये लत, ये हर चीज आसानी से मिल जाने की आदत, हमारी आने वाली पीढ़ियों की इच्छा शक्ति के लिए एक अदृश्य महामारी बन रही है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा। क्या हम अनजाने में एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिनके दिमाग जैविक रूप से मुश्किलों का सामना करने के लिए बने ही नहीं है? मतलब हम बाहर से भले ही कितनी भी तरक्की कर लें, हम अंदर से बायोलॉजिकली अपने ही दिमाग के सबसे ताकतवर हिस्से को अपाहिज बना रहे हैं। यही मेरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछना चाहिए। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।